अपना एक बार आप लोग अपना मैं यहाँ से परमिशन आता मैं हूँ। यहाँ परमिशन आता हूँ। ठीक है, अभी अभी ठीक है, अभी मैसेज करके मुझे बताओ, अभी ठीक है। ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। ओके, मैं विजुअल हूँ क्या अभी? मैं विजुअल हूँ अभी? चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन। नंबर मैंने शेयर किया था जयती, मैं फिर से शेयर कर दूंगा, मुझे बेटा लास्ट में याद दिला दीजिएगा आप, ठीक है? माइक और वीडियो दोनों, हाँ बिल्कुल ऑफ कर दिया। अच्छा, वीडियो शायद ऑन ही रह गया है क्या? एक सेकंड, वीडियो सर, ठीक है ऑफ कर दिया, फाइन। ठीक है, तो किसी ने तो क्वेश्चन पूछना था, एक बार हैंड रेज करो बच्चा, किसने क्वेश्चन पूछना था? ओके जयती, जस्ट मिनट। ठीक है जयती, मैं और वीडियो ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ। आप फटाफट से ऑडियो ऑन करके आप पूछ सकते हैं, आपको क्या पूछना था सिस्टम। हाँ जयती बताइए। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैंने अभी रिसेंटली 2 डेज एगो 2 दिन पहले ज्वाइन किया है ये अवंती का जो ऑनलाइन कोर्स है। ओके बढ़िया। बढ़िया। ओके सर ओके। जी सर, सर अभी वैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पहले कर चुका है सर, मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रही थी, तो बस एक क्वेश्चन पूछना था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इसलिए मैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कॉन्टेक्ट का नंबर। क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। चलो ठीक एक है, ही। अगर कोई हाँ छोटा ठीक है, अगर क्वेश्चन कोई ऐसे छोटा पूछना है तो क्वेश्चन पूछ ऐसे लो। पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, अगर सर जल्दी छोटा में ही हो है। जाए अगर और जल्दी में हो जाए और बोलो, हाँ जल्दी बोलो। बोलो जल्दी बोलो। जी सर, सर ये है कि कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, सो ठीक है, एक बात बताओ, तो अगर एक हम बात बताओ, डाइल्यूट कर अगर रहे हम होते डाइल्यूट हैं, कर ठीक है रहे तो होते हैं, ठीक है तो हाँ, ठीक है, ठीक है। सो होता है क्या आपके तो हो पास कि जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हो तो आप जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही होती है। क्यों बढ़ रही होती है? क्योंकि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कम रहा होता है। ये डन है क्या? यस सर। ठीक है। और अगर ठीक हम है, सिर्फ और बात अगर कर हम रहे हैं, सिर्फ बात सिर्फ बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की, जो कि पर यूनिट डिफाइंड है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पता है कि नंबर ऑफ आयंस जो कि घट रहे हैं, तो इसलिए आपकी कंडक्टिविटी, ओवरऑल जो कंडक्टिविटी है वो घट रही होगी। डन है क्या? सर समझ नहीं आया कंडक्टिविटी क्यों घट रही है, हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइंस के बीच का घट रहा है, तो कंडक्शन शुड बी इंक्रीज। एक बात बताओ, आप एक बात डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है आपके पास? डाइल्यूशन करने से डाइल्यूशन जो करने से जो ओवरऑल नंबर ऑफ ओवरऑल नंबर आयंस ऑफ थे वो एक आयंस थे खास वो एक जगह में, एक खास खास जगह में, वॉल्यूम में, वो खास क्या हो रहा है? वॉल्यूम में, वो घट रहा क्या है हो रहा ना? है? घट रहा है ना? तो मत बोलिए, तो बहुत मत ज्यादा बोलिए, रिपीट बहुत हो रही है ज्यादा वॉइस रिपीट हो रही है आपकी। वॉइस आपकी। बेटा हाँ। आपके, आप जैसे भी जयती, आप जैसे भी मतलब फोन पे बात कर रहे हो या जैसे भी आप ये देख रहे हो, आपके साथ ऑडियो में कुछ समस्या है, ठीक है? आप एक काम करो, आप मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? चलो अभी ठीक है, क्लास चलो स्टार्ट अभी करते हैं क्लास और आप सर मुझे स्टार्ट मैसेज करते हैं नंबर। और करना, आप ठीक मुझे है? मैसेज करना, ठीक है? सर नंबर। ठीक है, मैं नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज करना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके फाइन। ओके, तो लास्ट क्लास में हम कहाँ बात कर रहे थे? तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे शायद डी ब्रॉगली नहीं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में थोड़ी तो चर्चा कर चुके थे हम, जहां तक लास्ट क्लास में बात हुई थी अपनी, ठीक है? तो आज अपन उसका एक कहानी पे बात करने वाले, सही है? चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जस्ट मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ।
ओके, स्क्रीन शेयर कर दिया, दिख रहा है क्या सभी को? नो सर। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, दिखने आएगा। हाँ, नोट्स तो मैंने उसी दिन सेंड कर दिया था लकी, नोट्स तो आ गया होगा आपके ड्राइव पे। नहीं आया? मैंने शेयर कर दिया था, मैं वापस से आज कर दूंगा। आ गया था ना? हाँ, वही वही कह रहा हूँ, आ गया होगा, लिंक पे होगा फिर। कोई बात नहीं, अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं आज फिर से कर दूंगा, ठीक है। चलिए, सो लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, अपन वापस से बात कर लेते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कह रहा होता है अपने पास कि आप साइमल्टेनियसली दो चीजें आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप साइमल्टेनियसली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप दो चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दो चीजें जो आपके पास है, दैट इज कि आप मोमेंटम एग्जैक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते और पोजीशन आप एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो इसके में थोड़े से एरर्स जरूर आएंगे, और वो जो एरर का प्रोडक्ट होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होना चाहिए। ये बात कर चुके थे। अब चाहे तो मोमेंटम इंटू डेल्टा एक्स जो है एरर इन द पोजीशन, आप इसको चाहे तो एरर इन द एनर्जी इंटू एरर इन द टाइम भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब सेम ही है, ठीक है। सो यहाँ तक लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। सुल्ताना ब्लैक स्लाइड मैंने ट्राई किया यूज करने का, बट एक्चुअली क्या है ना कि ये पीडीएफ है तो इसमें ब्लैक हो नहीं पाएगा, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि मैं देखता हूँ, बट इस वाले में ब्लैक नहीं हो पाएगा, रुक जा जस्ट, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए h/4 पाई के। ये लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। बच्चों वाले क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एरर का दे देगा आपको, मतलब आपको पोजीशन का एरर दे देगा, मोमेंटम का एरर पूछ लेगा, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना है, यहाँ मतलब बेकार का उस पर दिमाग लगाने का मतलब नहीं बनता। सो एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, मान लो कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन is moving with speed 2 into 10 का पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है। बोलता है कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर किसमें, तो वेलोसिटी में, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इज 0.2%। बोल दिया कि वेलोसिटी में जो एरर है वो 0.2% है। तो बताइए, आपसे पूछ दिया कि व्हाट विल बी द एरर इन द पोजीशन, कितना होगा, दैट मस्ट बी मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम एरर इन द पोजीशन कितना होगा आपसे पूछ दिया, आप ये क्वेश्चन आपको दे दिया ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे आपको आता है, स्टिल मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। सो आपको वेलोसिटी का दिया हुआ है एरर, परसेंटेज दिया हुआ है वेलोसिटी का, तो आप इतने का ये जो एरर परसेंट है वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो आपको इन दोनों का यूज कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी। मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों वाला चीज है, टाइम इसमें लगाने का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी। आपको इलेक्ट्रॉन दिया तो आपको उसका ऑलरेडी मास पता है, आपको डेल्टा भी पता है, डेल्टा एक्स आपसे पूछा है, मिनिमम आपसे पूछा है। तो m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन होगा h/4 पाई के, ठीक है। आपको डेल्टा भी पता, m पता, आपसे डेल्टा एक्स पूछा, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हो जाएगा ये। मुझे जल्दी से बता दो कि ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कोई बहुत तगड़े वाले टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। डन है, बस कैलकुलेशन है, गणित है, इसमें और कुछ भी नहीं है कि आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परसेंटेज निकालने आता नहीं आता, ठीक है। सर एक्स प्लैंक कांस्टेंट है ना? फिर से बोलो। हो जाएगा ये,
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लीजिएगा, डेटा दे ही दिया, आप आराम से घर पे करते रहिएगा, ठीक है। चलो, सो अब अपन आते हैं नेक्स्ट थियरी, जो कि बड़ा काम कर रहा, ठीक है, फॉर द क्वांटम, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट, क्या बोल रहे हो, हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। लकी क्या बोल रहे हो, प्लैंक कांस्टेंट एच, या हाँ एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.626, ठीक है। चलो, तो अपने पास आए की कहानी है कि भैया अपने से बोलता है कि बताइए डी ब्रॉगली थ्योरी क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाता है और बड़े काम का चीज है, ठीक है। तो आज अपन इस पे बात करते हैं पहले डी ब्रॉगली थ्योरी पे, कि डी ब्रॉगली थ्योरी क्या कहता है। सो डी ब्रॉगली साहब कहते हैं कि दुनिया में हर पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम है, मतलब जो मूव कर रहा है, उसके पास वेव नेचर होगा। मतलब पहले हमने ये पढ़ा था कि लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, उसके अंदर में पार्टिकल नेचर था ड्यू टू फोटोन, जिस फोटोन को हम बोलते थे पैकेट ऑफ एनर्जी। डी ब्रॉगली साहब कहते हैं कि हर मूविंग पार्टिकल के पास वेव नेचर होगा। लोगों ने बोला कैसे, तो बोलते बड़ा आसान है। तो वो कहते क्या है कि किसी भी पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा, जो मूव करने की वजह से आए, जो उसके वेव नेचर की वजह से आए, वो मस्ट भी होना चाहिए एच अपॉन पी के बराबर। एच अपॉन पी के बराबर उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। इसी चीज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज मैटर वेव। हालांकि मैटर वेव कुछ और भी टर्म में यूज किया जाता है, मैं उस पर तो नहीं जा रहा, बट इस टर्म में भी यूज किया जाता है, दैट इज मैटर वेव। मतलब कोई भी चीज जो मूव कर रही है ना, उसके अंदर में वेव नेचर होगा। अब कोई बोल सकता है हम तो भाई रोड पे चल रहे हैं सीधे सीधे, तो हम तो ऐसे ऐसे चलते हुए नहीं दिखते। इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि हमारा जो मोमेंटम है, ये जो पी है ना, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे वेवलेंथ बहुत कम होगा, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो लोगों ने बोला भैया ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो किस काम की थियरी। तो उन्होंने कहा देखो भैया ये बहुत काम की है, तब है जब पार्टिकल बहुत छोटा हो, माइक्रो पार्टिकल्स हो। मैक्रो के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, माइक्रो के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब फॉर स्मॉल पार्टिकल्स, फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मूविंग नेचर is associated with wave। मतलब कहीं पे भी अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो जो नेचर होगा वो एक वेव के साथ भी एसोसिएट करेगा। मतलब कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर में वेव वाली नेचर भी होगी, और वेव वाली नेचर होगी तभी लैम्डा डिफाइंड होगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम आगे थोड़ा सा और देखें तो हम चाहें तो इसको एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं। हमें पता है भैया कि मोमेंटम को चाहे तो मैग्नीट्यूड में बात करना है आपने को, तो एच अपॉन एम भी लिख सकते हैं। चाहे तो इस एच अपॉन एम वी को हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर याद हो तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2m k, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और अगर हम चाहें तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकला था, अगर उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बात करना चाहें तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एच अपॉन अंडर रूट 2m q वी। वी कौन सा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब चूंकि q है तो जनरल चार्ज के लिए अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपके पास कहानी हो गई बिल्कुल सुल्ताना, बिल्कुल। तो हम चाहें तो हम इसको किसी भी फॉर्मेट में एमवी को कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। सो मोटे मोटे तौर पे दुनिया में कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसके पास वेव नेचर होगा, वेव नेचर होगा तो उसके पास वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ कितना होगा हम बता सकते हैं। अच्छा, अगर हमें वेवलेंथ पता है और अगर हमें स्पीड पता है तो हम फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भैया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ इंटू स्पीड, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड होता है। तो अगर हमें स्पीड पता है और अगर हमें वेवलेंथ पता है तो हम बड़े आराम से क्या बता सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। जाने क्या मामला चलेगा। सो यही कहानी थी डी ब्रॉगली साहब की, और मोटे मोटे तौर पे ये कब एप्लीकेबल हुआ, तो जो छोटे पार्टिकल्स जैसे ही बोला
तो अपने दिमाग में आ गया कि छोटे पार्टिकल का मतलब हो गया, ये भाई साहब बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। क्योंकि इन दोनों के लिए तो किसी खास काम का है नहीं, इन तो न्यूक्लियस में थे उस समय, तो अपने लिए मेन बात कहाँ आ गई, इलेक्ट्रॉन पे आ गई। किसी ने बोल दिया कि भैया हाथी चलता है तो उसका वेव नेचर तो नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। जाने क्या चलेगा, मुझे फटाफट से बता दो। यस सर। चलो बढ़िया, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है मेरा, कहता है if a alpha particle has de Broglie wavelength equals to lambda, बोलता है कि de Broglie wavelength lambda था, तो बताइए when its kinetic energy was k, बोलता है जब इसका काइनेटिक एनर्जी k था तो de Broglie wavelength lambda था। बोलता है काइनेटिक एनर्जी को अगर 4 गुना कर दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इफ k is quadrupled then न्यू वेवलेंथ, तो पूछा है कि बताइए नया वेवलेंथ कितना होगा। क्या लगता है कैलकुलेट किया जा सकता है? फटाफट से यस कैलकुलेट सर, कर दो, हाफ हो मुझे बताओ जाएगा। कितना हो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आंसर लिख के भेज दो, बोलना नहीं है। मैं भले ऑप्शंस दे दे रहा हूँ। करो फटाफट से, बोलना नहीं है, फटाफट से सॉल्व करो। चलो ठीक है, तो अधिकतर जनता यहाँ सॉल्व कर चुकी है। तो जनता ये कह रही है कि भैया लैम्डा इक्वल्स टू होता है, हमें प्रोपोर्शनैलिटी में दिख रहा है कि अंडर रूट के से प्रोपोर्शनल है, इनवर्स लेके। तो कहता है कि भैया अगर आप इसको 4 गुना कीजिएगा तो ऑब्वियस से पता है कि अगर इसे आप 4 गुना कीजिएगा तो बाहर निकलेगा 2 होगा, क्योंकि इनवर्स में है, तो ये हो जाएगा λ/2, मतलब ये हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। लगभग जनता सॉल्व कर चुकी थी, ठीक है। कोई ऐसा इसको बाउंसर चला गया हो, ऐसा तो नहीं है ना, बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो सकता है, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। क्वेश्चन में समझाया था, कहता है थर्ड ऑर्बिट, लिथियम का थर्ड ऑर्बिट जो है, लिथियम +2 का, उसका रेडियस जो है वो x सेंटीमीटर है। बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा। शुरू हो जाइए। थर्ड ऑर्बिट का दिया है आपको रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछा है।
कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं आ गया 1 मिनट, मैं पानी पी रहा हूँ। काफी जनता आंसर दे चुकी है, किसी का सी आ रहा है, डी आ रहा है, देखना पड़ेगा मुझे भी क्या आएगा आंसर। सर स्क्रीन गायब हो गई है, दिख नहीं रही। स्क्रीन गायब हो गई है? हाँ स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही सर। सर आ रही सर आ रही है। बेटा जिसकी नहीं आ रही है ना, आप एक बार ना लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। चलो काफी जनता सॉल्व कर लिए, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर फटाफट से मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, इक्वेशन ही बनाने हैं बस। चलो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। सो अपने को कह रहा है कि थर्ड ऑर्बिट लिथियम प्लस 2 का उसका रेडियस है x सेंटीमीटर। बोला बताइए डी ब्रॉगली वेवलेंथ फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होगा। पहले तो सोचते हैं कैसे रिलेट करें रेडियस और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, कैसे तरीके। तो अगर आपको रेडियस पता है, ऑर्बिट पता है, तो आप बड़े आराम से वेलोसिटी के बारे में पता कर सकते हो। बड़े आराम से ऑर्बिट पता है, रेडियस पता है, और अगर आपको वेलोसिटी के बारे में पता चल जाए तो आप वहां से बड़े आराम से पता कर सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे है। तो एक तो लंबा सा तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है कि हमें एक चीज पता है कि बोर साहब चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि एम वी आर इक्वल टू होता है NH/2 पाई। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, और हमें पता है कि एम वी बराबर क्या होता है, P होता है। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक काम करें, हम एक काम ये करते हैं कि इसको इधर और इस वाली चीज को इधर कर देते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा काम का चीज बन जाता है ये। सो ये बेसिकली बन गया 2 पाई r इक्वल्स टू n इंटू h/mv। ध्यान से देखो, 2 पाई r इज सर्कमफेरेंस, n इज द ऑर्बिट नंबर और h/mv इज द वेवलेंथ। तो क्या हमें यहाँ दिख नहीं रहा है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज बन गया, दैट इज सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर इनटू वेवलेंथ। चलो अब इसका क्या काम है ये तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले ऊपर वाले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई r इक्वल्स टू n इंटू लेमडा। अब यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई साहब रेडियस इक्वल्स टू n लेमडा होता है, बात खत्म है। तो लेमडा किससे प्रोपोर्शनल है? तो हमें दिख रहा है कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस बाई ऑर्बिट नंबर r/m। बस रेशियो लगा लो, बात खत्म है, हो जाएगा क्या? ऑप्शन ठीक ये है, है ना। चेक कर लेते हैं ना अभी क्या आने वाला है, ठीक है। चलो तो अपन यहाँ पे आगे आते हैं, दोनों के लिए लिखते हैं। तो थर्ड ऑर्बिट दिया है,
तो 2πx इक्वल्स टू ऑर्बिट नंबर 3, तो उसके लिए लैम्डा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। हाँ ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं अपने पास लैम्डा क्या आने वाला है, दैट इज कुछ भी ले लो, लैम्डा मान लो तुम्हारे पास लैम्डा आ रही है, ठीक है, लैम्डा 1, ठीक है, इस तरीके से कहाँ ले लिया। उसके बाद आपके पास क्या है, तो कहता है कि आपके पास है सेकेंड ऑर्बिट, किसके लिए पूछा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, डिवाइडेड बाई 1 इंटू लैम्डा 2 इक्वल्स टू 2 पाई, और आपके लिए मान लो सेकेंड ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आपके पास आने वाला है कुछ समथिंग ले लेते हैं, मान लो वाई लेने वाले, ये कट गया। और हमें पता है कि फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो कितना होता है, दैट इज एन स्क्वायर वाला, तो वहां से एन स्क्वायर लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा क्या, मुझे ये बता दो फटाफट से, हो जाएगा नहीं होगा, इसके बाद चेक करके देख लेना ऑप्शन, आई गेस 2 पाई x/3 आना चाहिए, वैसे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सॉर्टेड है ये। चलो अब यहाँ पे आते हैं, तो अपने पास ये वाली जो चीज है ना, ये बड़े काम की चीज है कि सरकमफेरेंस बराबर n इंटू वेवलेंथ वाली चीज कैसे है। देखो क्या इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते, जरा ध्यान से देखना इस चीज को, कि अगर मेरे पास थर्ड ऑर्बिट हुआ तो उसमें वेवलेंथ इंटू 3 टाइम्स सरकमफेरेंस होगा। अगर ये ऑर्बिट नंबर 4 हो गया तो जो सरकमफेरेंस होगा वो उस केस का वेवलेंथ इंटू 4 टाइम्स बराबर सरकमफेरेंस होगा। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास ऑर्बिट नंबर 4 है, मान लो ये ऑर्बिट नंबर 4 है, तो इसका मतलब जो इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ एग्जिस्ट करता होगा वो मेरे पास 4 वेव एग्जिस्ट करते होंगे। ये पता नहीं कितना वेव बन गया, तो मुझे एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेव, यहाँ से 2 वेव, यहाँ से 3 वेव, और ये 4 वेव, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑर्बिट होगा वो मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि वो कुछ इस तरीके का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नेचर ना दिखा के वेवी नेचर भी दिखा रहा है, वेवी नेचर दिखा रहा है, मतलब कि हर ऑर्बिट में उतने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे होंगे। कंप्लीट वेव का मतलब हुआ कि एक वेवलेंथ जब कंप्लीट हो रहा तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट वेव। तो उतने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स बनते होंगे हर ऑर्बिट में जितना कि उसका ऑर्बिट नंबर है। सॉर्टेड है यहाँ तक, देख लो यहाँ तक में कोई समस्या तो पूछ लो। अब इसको जैसे ऐसे क्वेश्चन को जैसे माउंट करके देना है दे सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि हम किस तरीके से इससे भी सॉल्व कर डायरेक्ट हो रहे हैं। जाता, क्या हो सकता है, फिर से बोलो। डायरेक्ट हो जाता सर, इससे सॉल्व सरकमफ्रेंस वाले फॉर्मूले से। हाँ इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम मतलब जैसे कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं उस पर नहीं जा रहा कि सॉल्व कैसे करना, मैं तो बस बता रहा हूँ कि आप जैसे, अगर नहीं आता सरकमफेरेंस, नहीं आती ये चीज, तो तुम आराम से रेडियस के थ्रू, वेलोसिटी के थ्रू तुम आप आ सकते हो वहां पे, क्या बोलता है, वेवलेंथ पे आ सकते हो। तो जैसे कंफर्टेबल वैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इट्स योर चॉइस, जैसे जाना वैसे जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास कहानी हो गई डी ब्रॉगली साहब की, कि डी ब्रॉगली साहब कहते क्या है, डी ब्रॉगली साहब की थियरी क्या कहती है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ बस, जस्ट अ मिनट। एक और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, क्या लगता है सॉल्व हो जाएगा कि नहीं होगा, देख लो। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मासूम सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। देख लो एक बार, नहीं हो तो मुझे बता दो, अपन बात करते हैं। देख लो इसको, हो जाएगा ये सॉल्व। बोलता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वी वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया वी। बोलता है कि बताइए उसका वेवलेंथ कितना होगा, हो जाएगा क्या ये, फॉर्मूला डायरेक्टली कर सकते हैं, डन है क्या। अगर सी ध्यान से ऑप्शन। देखोगे ना तो इसमें मतलब कुछ करना ही नहीं है, सीधा मतलब सीधा दिख रहा है अपने को, कोई मेहनत नहीं करना, ठीक है। अंडर रूट वी से इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा, कोई ऑप्शन भी वैसा मैच नहीं कर रहा है, तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
चलो, सो ये अपने पास कहानी हो गई डी ब्रोगली साहब की कि भैया डी ब्रोगली साहब क्या कहते हैं। अब इसके बाद एक आता है कहानी सोमरफील्ड के बारे में, उसके बारे में उतना डिस्कशन में नहीं करा, जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं अपने बड़े इंपॉर्टेंट, दैट इज श्रोडिंगर साहब, ठीक है। अब ये कहानी है श्रोडिंगर साहब के वेव इक्वेशन की। अब क्या कहते हैं श्रोडिंगर साहब, जरा ध्यान से समझते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। तो श्रोडिंगर साहब कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो कहानी डी ब्रोगली साहब कह के गए पार्टिकल और वेव नेचर वाली, उस चीज को मैं 100% अग्री कर रहा हूं, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। वो कहते हैं कि भाई साहब देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एक जगह कहाँ है, कैसे है, इसके बारे में तो किसी को आइडिया है ही नहीं। ये सब फर्जी बातें हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं है नहीं है, कैसा है नहीं है, गोरा है काला है मोटा है पतला है, किसी को नहीं पता। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता। हम सारा खेल प्रोबेबिलिटी पे खेल सकते हैं। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कुछ ऐसी कहानी चल रही होगी। और बड़ा फेमस सा उनका एक एक्सपेरिमेंट है, अगर मतलब हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, रियल एक्सपेरिमेंट नहीं है, अगर आपको याद हो तो दैट इज कैट एक्सपेरिमेंट। है क्या, नाम सुने हो कैट एक्सपेरिमेंट का? सुने होंगे बहुत सारे लोग, अगर यस सर, पढ़े सुना होंगे तो। श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट, कितने लोगों ने सुना है कैट एक्सपेरिमेंट, जरा हैंड रेज करो तो। अगर सबने सुना होगा तो फिर तो डिस्कस नहीं करूंगा, वरना अगर नहीं सुने होगा तो 2 मिनट में उस पर जरूर डिस्कस करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है वो। सर कर दो डिस्कस, हमने नहीं सुना नाम। क्या कह रहे हो निशान? सर डिस्कस कर दो। डिस्कस कर दूं? देखो इसका पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी थोड़ा बात करते हैं। रुचि ने हैंड रेज किया, रुचि कुछ कहना चाहती है, बोलो रुचि। सर आपने बोला था ना हैंड रेज करने के लिए, इसलिए करा था। अच्छा, तो आपको पता है, चलो ठीक है, रुचि एक्सप्लेन करेगी क्या था कैट एक्सपेरिमेंट। बताइए रुचि, क्या था कैट एक्सपेरिमेंट? सर मुझे अच्छे से नहीं पता, बस वो यही प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि एक बॉक्स में कैट रख देता है, साथ में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ होता है, कहते हैं कैट के जिंदा होने की और मरने की प्रोबेबिलिटी मतलब सेम है, यू नो। चलो ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यही था कैट एक्सपेरिमेंट, यही है बिल्कुल, और कुछ अलग नहीं है। मैंने थोड़ा सा ना इसको मॉडिफाई करके सुनाता हूँ, ठीक है। तो वो कहते क्या है ना, उन्होंने एक हाइपोथेटिकली एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उन्होंने ये चीज ना सुनाई है लोगों को, बताइए कि देखो ऐसा है। और श्रोडिंगर साहब के बारे में एक चीज बताता हूँ। मतलब ये उन साइंटिस्ट में से थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी है। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स का जो एकदम सबसे अपर लेयर होता है ना, उसको टच सबसे पहले अगर क्वांटम फिजिक्स को किसी ने किया है तो उसमें से एक है श्रोडिंगर साहब। और ये इंसान क्वांटम फिजिक्स को टच करने के बाद खुद ही एक वक्त के बाद कहने लगे कि भैया मैंने बहुत गलत डायमेंशन, या फिर मैंने बहुत रॉन्ग डायमेंशन खोल दिया है फिजिक्स का। बिल्कुल ओपेनहाइमर की तरफ, अगर आपने सुना होगा कि बाद में अफसोस करते हैं ना ओपेनहाइमर, तो सेम कहानी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आई बिकम डेथ वाली जो हाँ सर। कहानी है ना, तो सेम कहानी इनके साथ भी है कि बेचारे इनको बाद में बड़ा अफसोस होता है कि यार मैंने कौन सा फिजिक्स का डायमेंशन खोल दिया। ठीक है, चलो फिर भी कोई बात नहीं। तो अब उन्होंने खोल दिया, कर तो दिया, कलेश तो कर ही दिया, तो उनका कलेश क्या था जरा उसको बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट बस। सर हाँ बोलो। सर एंटमैन देखी है आपने आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। मूवी? एंटमैन मूवी देखी है? कौन सी मूवी? सर एंटमैन। एंटमैन नहीं देखा यार। हाँ सर, उसमें क्वांटम का ही कुछ है जो कि अभी तक समझ नहीं आया, तो इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं, मैंने देखा नहीं है, तो मतलब मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता उस चीज के बारे में, एंटमैन में क्या हुआ। चलो ठीक है, अगर ऐसा कुछ, हाँ ये मुझे पता है कि शायद कुछ तो क्वांटम रेलम वगैरह के बारे में कुछ तो उसमें है, क्योंकि हाँ उसी से एक रिलेट नंबर। करके, हाँ समथिंग उसी से रिलेट करके फिर वो कौन सी थी, इन्फिनिटी वॉर थी यस हाँ सर। सर, शायद बड़ी अच्छी मूवी। सर हाँ एंड किसी गेम में में, है। हाँ एंड गेम में कुछ तो रिलेट किया ना, इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम में, शायद मेरे दिमाग में से उतर रहा है किसी में, तो हाँ एंड गेम में ही रिलेट किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। चलो क्वांटमेनिया। ठीक है, चलो उन चीजों पे बाद में कभी फुर्सत में। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने श्रोडिंगर साहब के बारे में, ठीक है। तो श्रोडिंगर साहब कहते हैं कि मेरे घर में क्या हुआ है, तो मैंने अपने घर में ना एक बिल्ली को बंद कर दिया है, ठीक है। तो उन्होंने अपने घर में एक बिल्ली बंद कर दिया, ठीक है। वैसे मैं इस पे तो और मेरे को पेन पेपर सब ऐसे बोर्ड वोर्ड पे, ठीक है, इस पे चलाने में मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, बट ठीक है, स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
कि मैं बिल्ली बना सकूं, अगर बना पाया तो। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये रही बिल्ली। ठीक है, मैं खुद ही देख कर हंस रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये बिल्ली की बड़ी बड़ी आंखें हैं। और ये ओके, फाइन। सो ये बिल्ली की कहानी है। तो बिल्ली के साथ हुआ क्या, तो उन्होंने बिल्ली के साथ एक जाति कर दी। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने ना रेडियो एक्टिव मटेरियल का एग्जांपल लिया था। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस कहानी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके सुना रहा हूँ। ठीक है, तो वो कह क्या रहे हैं कि भाई साहब, जब मैं आप लोग के पास मीटिंग में आया हूँ ना, जब वो इस मीटिंग में जाने वाले हैं जहाँ पे वो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले थे, तो कह रहे हैं कि ठीक है रैट ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो मान लेते हैं, चलो हमारे लिए रैट है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार देखो क्या है ना, कि मैं जब ये काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने अपने घर में ना एक बिल्ली को बंद कर दिया है। ठीक है, और बिल्ली को जो बंद किया हुआ है, तो उसके साथ कहानी ये है कि वहां पे एक मैं डब्बा रख के आया हूँ, जो कि डब्बा थोड़ी ऊंचाई पे है, और उसमें दूध रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो दूध के साथ क्या है ना, कि उसमें पॉइजन भी है, मतलब सिर्फ दूध नहीं है, मिल्क प्लस पॉइजन है, उसमें जहर डाल के मैं आया हूँ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कहानी बताते हैं कि भैया ये मिल्क तो है ही, मिल्क के साथ पॉइजन भी है। दो चीजों का मिक्सचर है ये। ठीक है, तो अब कहते हैं कि जो मिल्क प्लस पॉइजन वाली जो कहानी है, मैं तो रख के आ गया घर पे। अब लोगों से पूछते हैं कि आप बताइए कि अगर मैं जब ऑफिस से वापस घर जाऊंगा, तो मुझे बिल्ली कैसी दिखेगी, जिंदा दिखेगी या डेड दिखेगी? आप मुझे बताइए, लोगों से पूछा उन्होंने। कुछ लोगों ने बोला कि डेड सर। हो सकता है बिल्ली जिंदा हो, उसने दूध ना पिया हो। कुछ लोगों ने बोला हो सकता है बिल्ली मर गई हो, फिर उसने दूध पी लिया हो। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैं भी यही बात आपको समझाना चाहता हूँ। मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि बिल्ली जिंदा है या मर गई है, ये एक्चुअल में किसी को नहीं पता। ये सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी का ऐसा है कि हो सकता है कि बिल्ली जिंदा होगी, हो सकता है कि बिल्ली मर गई होगी, हो सकता है कि बिल्ली जो है वो लाइव है, जिंदा है। ठीक है, अगर उसने दूध नहीं पिया है तो हो सकता है वो लाइव है, हो सकता है वो डेड है। और दोनों बात की पॉसिबिलिटी 50-50% है। हो सकता है बिल्ली डेड है, हो सकता है बिल्ली जिंदा है। ठीक है, तो लोगों ने पूछा ठीक है ये तो फर्जी कहानी सुना दी, इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से क्या लेना देना? बोला इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा लेना देना है। इसलिए लेना देना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो आपने भी नहीं देखा। इलेक्ट्रॉन देखा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है क्या है नहीं है। हम तो सारी कहानी कुछ ऑब्जर्वेशन पे चल रहे हैं, कुछ बाहर में हमें क्लू मिले उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। और जब कहानी ऑब्जर्वेशन की है, तो वही कहानी बिल्ली की है। बिल्ली पे भी तो ऑब्जर्वेशन वाली ही कहानी लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे है या नहीं है, ये हम नहीं बता सकते। हम बस एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि उम्मीद है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। है कि नहीं है, इसके बारे में किसी को कोई अता पता नहीं है। और यही था श्रोडिंगर साहब का कैट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और यहीं से कहानी शुरू होती है क्वांटम फिजिक्स की। ठीक है, चलेगा? डन है? देख के लगता है क्या यस फर्जी सर। सा कहानी है, लेकिन हाँ, ये फर्जी से कहानी ने ये बता दिया कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप बस इलेक्ट्रॉन के बारे में तुक्का मार सकते हैं कि ये कहाँ है क्या है नहीं है। इनफैक्ट पूरे एटॉमिक मॉडल की कहानी ऐसी है। एक बात, एक सिंपल सा एग्जांपल और देके मैं समझाता हूँ। अगर मुझे ऐसे एग्जांपल देके समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? तो अगर मान लीजिए कि मैं कोई एक फिजिकल क्लास ले रहा हूँ, फिजिकल क्लासरूम में, और मान लो कि मैं मार्कर लेके क्लासरूम से बाहर निकलता हूँ, तो क्लासरूम में कौन क्या कर रहा था, आप पढ़ रहे थे कि मैं पढ़ रहा था, कि आप पढ़ा रहे थे कि मैं पढ़ा रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। लोगों ने वहां पे ऑब्जर्व किया कि चूंकि मेरे हाथ में मार्कर है तो उम्मीद है कि मैं टीचर होऊंगा। आपके हैंड में बैग है या आप बैग लेके जा रहे हैं तो उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। यूजुअली फिजिकल क्लास में मैं एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ।
तो पूरी की पूरी एटॉमिक मॉडल इसी पे बेस्ड है। कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। चाहे आप थॉमसन सर को देखो, चाहे श्रोडिंगर साहब को देखो। थॉमसन सर ने भी यही कहा, बाहर में मुझे नेगेटिव पार्टिकल दिख रहा उड़ते हुए, तो बोला अंदर में कहीं सेट होगा। कहाँ होगा क्या होगा किसी ने देखा तो था नहीं। ठीक है, रदरफोर्ड साहब की भी वही कहानी थी। आगे बढ़ो, सोमरफील्ड साहब की। सोमरफील्ड साहब के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वो इलिप्टिकल मॉडल के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं कि भैया जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, ना कि सर्कुलर। बिल्कुल वैसे जैसे अर्थ का रोटेशन, जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन है, उसी तरीके से। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हुई श्रोडिंगर का एक कैट एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, क्या है। लोगों ने पूछा चलो ये तो अब तुमने बता दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो बोले कुछ तो बोले थे ना कि 50% तो बता सकते हैं, अंदाजा तो लगा सकते हैं। अंदाजा लगाओ क्या है। तो बोले अंदाजा के लिए ना मैं आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन देता हूँ। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया। इस मैथमेटिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्स स्क्वायर के साथ ही नहीं, ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के साथ भी आता है। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, बाकी आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है श्रोडिंगर साहब के वेव इक्वेशन का, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, इन सब के बारे में बताते हैं क्या है। सो ये जो त्रिशूल जैसा चीज है ना, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, और इसका मतलब होता है वेव फंक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो सारा इंफॉर्मेशन है, इन इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन, आसान भाषा में समझो ना, तो इलेक्ट्रॉन का केवाईसी है। इलेक्ट्रॉन का सारा इंफॉर्मेशन इसी वेव फंक्शन में रखा हुआ है। ये वेव फंक्शन क्या है, तो आप फिजिक्स में पढ़िएगा, जब वेव पढ़िएगा तो वेव कैसे वैरी करता है, किस टाइम पे कहाँ मूव कर रहा होता है, उसकी क्या इंटेंसिटी होती है, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। वेव का सारा सारा प्रॉपर्टी उसमें रह रहा होता है, उसमें लिखा जाता है। वो सेम कहानी साई का है। साई में क्या है ना, कि हर इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर दिखा रहा है, उसका सारा इंफॉर्मेशन इसमें पैक करके रख दिया गया है। ये केवाईसी है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब इसी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, क्या है, किस स्पीड से मूव कर सकता है, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, चलो, सो दिस इज बेसिकली वेव फंक्शन। देखो श्रोडिंगर वेव फंक्शन। ठीक है, ये मास की कहानी है। एच को आप पहचानते हैं, ई इज एनर्जी, वी इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक, वो मैं जरूर आपको अभी करवा दूंगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आए। ठीक है, चलो, अब यहाँ साई का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो साई का इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो मैं समझाता हूँ। सो कहता है कि साई जहां पे भी, कहता है कि जहां पे भी एक नोड, एक टर्म है नोड। अब नोड क्या कहता है, तो नोड का मतलब होता है गांठ। आसान भाषा में समझो, गांठ। जैसे होता है ना गन्ना, गन्ना को देखते हैं तो गन्ने में क्या होता है ना कि बीच बीच में ना नोड्स होते हैं, गांठ होते हैं। या बैम्बू ट्री में भी गांठ मिलता है, उसी तरीके से गांठ टाइप की चीज। तो क्या होता है नोड, नोड का मतलब है ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा किसी सिस्टम में, वो एग्जैक्ट हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो नोड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वो वाली कहानी है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो तो हम नहीं जानते। वापस से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये नहीं जानते हम। अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ होगा, वहां होगा, वहां होगा, लेकिन ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि नोड पे तो ना होगा। बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा, कि अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई तब तो फोटो इलेक्ट्रिक किसी हाल में नहीं होगा, उससे ज्यादा हुई तो होने की संभावना है। ठीक है, होगा कि नहीं होगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल ये कहानी है कि नोड पे इलेक्ट्रॉन किसी हाल में नहीं मिल सकता। पोजीशन वेयर possibility of finding electron is 0,
बोलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो, पॉसिबिलिटी बोल लो या प्रोबेबिलिटी बोल लो, उस चीज को कहते हैं कि भैया वो जगह नोड है। अब नोड जो है ना बेसिकली दो तरीके के डिफाइंड है, ठीक है। तो कहता है कि दिस इज द रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। मैं थोड़ा सा दोनों के बारे में समझा देता हूँ कि दोनों क्या कहलाते हैं, ठीक है। रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। चलो आपको अभी n माइनस एल माइनस वन नहीं पता, स्टिल मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अभी ध्यान दे दीजिएगा। और इसका फॉर्मूला होता है l, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और दिस इज प्रिंसिपल माइनस एजीमुथल माइनस वन। टोटल लोड कितना हो जाएगा? तो टोटल लोड हो जाएगा दोनों का सम, दैट इज n माइनस वन। सो कहता है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने नोड्स होंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू n माइनस वन। रेडियल होगा n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर होगा l के बराबर, है ना। नोड क्या है? नोड वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो है। अब कहता है कि इसका श्रोडिंगर से क्या लेना देना, बहुत लेना देना। कहता है कि भैया देखिए, नोड वहीं पे एग्जिस्ट करेगा किसी एटम में जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दैट इज इक्वल टू साई स्क्वायर, जो कि पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन होता है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब जहां पे भी वर्क फंक्शन के स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी वहीं पे आपके पास नोड एग्जिस्ट करेगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बोलेगा कि बताइए कितने सेंटर से कितने डिस्टेंस पे नोड एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस डिस्टेंस पे आपको साई की वैल्यू बता देगा कि साई की वैल्यू ये है। आप साई स्क्वायर कीजिए, वहां से रेडियस की वैल्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए, वो जो आर की वैल्यू आएगी वही नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही पे, जहां साई स्क्वायर जीरो वहां पे नोड एग्जिस्ट करेगा। मुझे फटाफट से बता दो नोड क्या होता है, ये समझ आया नहीं आया? रेडियल और एंगुलर कभी डेप्थ पे नहीं गया हूं, बस नोड क्या होता है और कहाँ नोड एग्जिस्ट करेगा ये दो चीजें बताया, डन है क्या? यस सर। चलो बढ़िया। तो सर ये एक बार और आपको बता दो, अभी ना नेटवर्क की वजह से मेरे को नहीं दे रहा था। ठीक है मैं वापस से बता रहा हूँ। कहता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है उस जगह को कहते हैं नोड। एटम में जहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, किसी हाल में नहीं मिलेगा, जहां पे भी नोड एग्जिस्ट करेगा वहां साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी, दैट इज वर्क फंक्शन के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो होगी। ऑब्वियसली स्क्वायर कर दिया तो मैग्नीट्यूड अपने आप से आ गया, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है। तो बस आपको समझ लेना है कि किसी ने बोल दिया कहाँ नोड एग्जिस्ट करेगा, आप साई स्क्वायर की वैल्यू चेक कीजिए, जहां पे भी वहां आर की वैल्यू, जहां आर की जो वैल्यू पुट करके साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो आएगी वहां नोड एग्जिस्ट करेगा। चलो अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तो दिखाता हूं मैं क्वेश्चन। ये दोनों पुराने आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कहता है कि एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2s के लिए आपको दिया हुआ है, मतलब सेकेंड एस ऑर्बिटल के लिए या सेकेंड एस सबसेल के लिए आपके लिए दिया हुआ है। ऑर्बिटल और सबसेल दोनों बोल सकते हैं क्योंकि एक ही डब्बा है। तो कहता है कि भैया 2s का आपको वर्क फंक्शन, सॉरी वेव फंक्शन दे दिया कि ये है। बोलता है कि ए नॉट जो है बोर्स रेडियस है 0.529 वाला। बोलता है बताइए कि अगर रेडियल नोड 2s में आर नॉट डिस्टेंस पे है तो बताइए आर नॉट की वैल्यू क्या होगी। मतलब आप ये पता करके बताइए कि आर की वैल्यू कितनी रखो कि यहाँ पे नोड एग्जिस्ट कर जाए। अच्छा आर की वैल्यू कितनी रखो विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉट, तो आर की वैल्यू ए नॉट के टर्म में कितना रखा जाए कि नोड एग्जिस्ट कर जाए। अगर नोड एग्जिस्ट किया होगा तो मतलब इसका स्क्वायर पक्का से पक्का क्या हो गया होगा उस जगह पे, जीरो। विचार कीजिए कैसे सॉल्व होगा, फटाफट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आर की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाए, बात खत्म। आपके लिए क्वेश्चन इतना ही है, आर के कौन से वैल्यू के लिए साई स्क्वायर जीरो हो जाएगा। करो फटाफट से, एकदम सिंपल सा है, एक सेकंड का मैथ सर है ये। 2 a0 रखेंगे तो मतलब वो बोल जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं, से बोलना नहीं, मल्टीप्लाई कर बोलना लीजिएगा बोलना वो। नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। ऑडियो फिर परमिशन मुझे बंद करना पड़ेगा, बोलना नहीं है। सॉल्व करो और लोगों को सॉल्व करो, ठीक है, करो।
चलिए, तो अधिकतर जनता यहाँ सॉल्व कर चुकी है, ठीक है। तो अधिकतर जनता कह रही है कि आर की वैल्यू जो है दैट इज 2a0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते 2a0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब अगर हम चाहते हैं कि साई स्क्वायर जीरो हो जाए, तो साई स्क्वायर जीरो कब हो सकता है? ये वैल्यू तो कभी जीरो नहीं होगी। इसको स्क्वायर किया, इस पूरे को स्क्वायर किया, और ये जीरो होना चाहिए। ये कभी जीरो होगा नहीं, ये भी कांस्टेंट है, जीरो होगा नहीं, ये भी कांस्टेंट है, जीरो होगा नहीं। तो मतलब टू माइनस आर अपॉन ए नॉट ही जीरो हो सकता है। 2 - r/a0 कब जीरो होगा? तो भैया हमें पता है कि आर की वैल्यू किधर भेजो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आर की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2a0। मतलब 2a0 ही वो पोजीशन है जहां पे नोड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वहीं पे आर की वैल्यू जीरो होगी। मुझे ये बता दो कितने लोगों को ये खोपड़े में नहीं गया, बाउंसर चला गया। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी पैटर्न पे है। अब की बार क्वेश्चन ध्यान से देखना। आपको रेडियल साई की वैल्यू दे दी है, वेव फंक्शन दे दिया है। बोलता है बताइए ए नॉट की वही कहानी है। देखो अब की बार ध्यान देना, बोलता है जेड आर द कॉन्स्टेंट्स इन विच आंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड। मतलब ए नॉट और जेड के टर्म में आपको आंसर आना चाहिए। साई की वैल्यू है 2z/r/a0, सॉरी सिग्मा की वैल्यू है 2z/r/a0। बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम पोजीशन ऑफ रेडियल नोड। मतलब दो वैल्यू आपको चाहिए। मतलब आपके पास ये होना चाहिए कि सिग्मा के आपके पास बहुत सारी वैल्यू जाएंगी, जिसमें आपको ऐसी दो वैल्यू लेनी है जो सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम हो, और उस केस में आपको पता करके बताना है कि आर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से नोड, जहाँ पे नोड एग्जिस्ट करेगा उसके लिए सिग्मा की वैल्यू निकालिए कितनी पॉसिबल है, फिर उसको इसमें पुट कीजिए और फिर आर की वैल्यू निकालिए। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देने के बाद इन टर्म्स ऑफ z/a0 इन दोनों के टर्म में निकालिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू आपको ले लेनी है। टाइम लगेगा, सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। कोई ऐसा इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, जादू हो गया? एक और बार समझा दीजिए। एक और बार समझाता हूँ। ये आईआईटी का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि पहले समझो कि सिग्मा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए साई स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ये तो निकाल सकते हो। कल ये काम करो, सिग्मा की ऐसी क्या क्या वैल्यू पुट की जाए कि साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। ट्राई करो फटाफट से। सिग्मा के 3 वैल्यू जाएंगी, तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करना, उसके लिए आर की वैल्यू निकालना। 3 सिग्मा के वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू निकालना। जो आर सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। जाने क्या? सिग्मा की 3 वैल्यू निकालो फटाफट से। ये सिग्मा की 3 वैल्यू जाएगी, जिसके लिए पूरा इक्वेशन, ये पूरा पूरा जो कहानी है वो जीरो हो जाएगा। करो ट्राई। अच्छा कितने लोगों को समझ में आ गया क्या करना है? चलो नहीं आया हो तो बहुत लोग हैं। कितने लोगों को आ गया ये बता दो मुझे, क्या करना है? सर इसकी कैलकुलेशन लेकिन हाँ। लंबी हो जाएगी ना समझ बहुत। में आ गया? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत काफी लोग हैं। ठीक है, बात नहीं कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। तब तक मैं थोड़ा वीडियो ऑफ कर देता हूँ, आता हूँ। बढ़िया बढ़िया, काफी जनता सॉल्व कर रही है, बहुत अच्छे।
कर देता हूँ सॉल्व सुल्ताना, 2 मिनट बस, सबको कर लेने दीजिए, कर देता हूँ पूजा, कर लेने दो सबको ट्राई पहले। एक सेकंड, कर देता हूँ, करता हूँ, बस कर लेने दो, 1 मिनट सबको ट्राई कर लेने दो। चलो ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि अपने पास कहानी ऐसी है कि एक श्रोडिंगर, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में कह रहा है श्रोडिंगर रेडियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये बोलता है कि ए नॉट और जेड के टर्म में बताना है सिग्मा बराबर ये टर्म, ठीक है चलो। अच्छा, जहां कहीं भी नोड होगा वहां साई स्क्वायर जीरो, साई स्क्वायर जीरो कब होगा? ये तो जीरो किसी जिंदगी में नहीं होगा, ये जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो क्या क्या हो सकता है? पूरी कहानी जीरो कब होती है? ए इंटू बी इंटू, देखो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ये जीरो कब होगा? कोई तो टर्म इसमें जीरो होगा तभी ये जीरो हो सकता है। एक से अधिक हो जाए भले, हो सकता है सी और डी दोनों जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, अकेले के हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा। तो कम से कम कोई एक टर्म तो जीरो होना पड़ेगा। चलो, अब ये कहानी क्या है ना, कि पूरी कहानी, पूरे का जो स्क्वायर है वो कब जीरो हो सकता है? ये हो नहीं सकता। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, तब तब शायद बेटर समझ पाए। चलो, कहता है कि भाई साहब आपको क्या है कि साई स्क्वायर लेना है आपको, तो इसका स्क्वायर किया तो आपने स्क्वायर स्क्वायर किया। अब कहता है कि भैया ये जीरो, ये पूरी कहानी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अब जीरो कब होगी? तो भैया जीरो तब ही हो सकती है जब कोई इसमें जीरो हो। और कौन जीरो होगा? ये तो वैल्यू है, जीरो हो नहीं सकता। ये तो एक वैल्यू है, जीरो हो नहीं सकता। जेड बाई ए नॉट कॉन्स्टेंट है, जीरो हो नहीं सकता। ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई टू, जीरो हो नहीं सकता। पावर में लगा दिया ना ई के, कुछ भी होगा जीरो, कुछ भी वैल्यू रखोगे जीरो तो नहीं होगा ना वो पर, ठीक है। तो जीरो यहाँ क्या हो सकता है? या तो आपके पास जीरो हो सकता है सिग्मा माइनस वन, या तो सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 12, यही दो चीज जीरो हो सकती है, बाकी जीरो तो हो नहीं सकता। अब ये दोनों भी जीरो कब होगा? तो हमें बड़ा क्लियर सा एक कहानी दिख रहा है कि ये दोनों भी जीरो तभी होंगे जब यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू है, ये जो सिग्मा की वैल्यू है, ये आपके पास वन हो जाए इस केस के हिसाब से। और इसको देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे तुम देख सकते हो रूट्स निकाल के। तो यहाँ मुझे बताओ कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो कब हो रहा होगा, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दो आएंगी। कौन सी दो सिग्मा की वैल्यू आएंगी जहाँ पे जीरो हो रहा है? जिसको जीरो बोल लो, रूट्स बोलो, जो बोलना है बोलो। कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। कौन सी दो वैल्यू है? 2 और 6। तो 2 पे जीरो हो रहा है और 6 पे जीरो। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो कहना चाहता है 2 और 6 कैसे हुआ ये नहीं पता चला? नहीं पता चला तो इसको स्प्लिट कर लो, ये -2 सिग्मा कर लो, बचपन में पढ़ते थे ना, ऐसे मैं ब्रेक करता हूँ। 8 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12, यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। या तो ये कर लो, और नहीं तो बी स्क्वायर 4ac वाला फॉर्मूला लगा लो, जैसे लगाना है लगा लो, ठीक है। चलो, तो कहता है 2 और 6 पे जीरो होगा या तो सिग्मा 1 होगा। अब सिग्मा कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि आपको आंसर तो चाहिए आर के लिए, और आपको पता है कि आर बराबर है सिग्मा 2z आर बाई ए नॉट। मतलब आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू हमको चाहिए और हमको आ रहा है सिग्मा के टर्म में। तो हम क्या करें, तीनों सिग्मा पुट करके आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला सिग्मा है 1, तो 1 इक्वल्स टू 2z आर अपॉन ए नॉट। दूसरा है 2, तो 2 इक्वल्स टू 2z आर अपॉन ए नॉट। और तीसरा सिग्मा है 6, तो 6 इक्वल्स टू 2z आर अपॉन ए नॉट। कहता है कि भाई क्या ये तीनों आपको वैल्यू दे दिया, अब आर की वैल्यू बताओ।
इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इधर भेजो, इधर भेजो, इधर भेजो, इधर भेजो। हमें आर की लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम। तो आर की जो मिनिमम वैल्यू दिखेगी इस वाले केस से आएगा, और मैक्सिमम जो है वो इस वाले केस से आएगा। तो मैक्सिमम जो आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, तो दैट इज आई गेस 3a0/z, और यहाँ से मिनिमम आ जाएगा दैट इज a0/2z। चलेगा क्या? मुझे देख के बता दो फटाफट से कि इसमें कोई दिक्कत है, देख लो एक बार। बड़े आगे तो हाँ, दो वैल्यूज आपके पास कौन कौन सी आ गई, दैट इज 3a0/z और a0/2z। सॉर्टेड है। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, जादू हो गया? बड़े आगे चलो, थोड़ा सा मैं ना एक और चीज समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, नोट्स को लेके और थोड़ी सी चीजें, ठीक है, बहुत रेलेवेंट नहीं है बट ठीक है, स्टिल आई एम ट्राइंग, थोड़ा ट्राई करना समझने का, ठीक है। अगर मैं वर्ड यूज करूं जैसे कि मैं बोलूं 3s ऑर्बिटल, तो मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को पता है कि 3s का मतलब मोटे मोटे तौर पे क्या होता है, या मुझे हैंड रेज करके बताओ जिसको नहीं पता, 3s जिंदगी में नाम नहीं सुने। अगर नहीं सुने हो तो मेरे बताने का मतलब नहीं बनता, फिर मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा। बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में थोड़ा पढ़ा है, तो 3s का मतलब समझ में आता है कि 3s नाम की कोई चिड़िया होती है, ठीक है। 3s नाम का कोई ऑर्बिटल होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो कहानी होती है, ठीक है। चलो, तो मैं एक चीज समझाने का प्रयास करता हूँ, जरा समझना इस नोड वोड की कहानी कैसी है। चलो ठीक, तो बहुत, चलो बहुत अच्छा, एक सेकंड। मैं कुछ ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट बस रुक जाओ, मुझे बहुत दिन हो गया यूज किए हुए, तो सेलेक्ट कर, क्या हो गया? चलो भाई साहब हो गए, ठीक है, चलिए। सो ये आपके पास है ना 3s, आपके पास 3s ऑर्बिटल है, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, अगर 3s है तो अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि 3s की कहानी ऐसी है कि उसमें कितने रेडियल नोड होंगे, तो n-l-1, n इसका है 3, l है 0, l आपके पास l0 ये 1 हो गया, तो आपके पास कितने नोड्स रहेंगे, 2, 2 रेडियल नोड। इस रेडियल नोड का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इससे जैसे आप थोड़े दूर बढ़ रहे हैं तो आपके पास खूब सारा इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्राफ पर जैसे समझाता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि आप जैसे न्यूक्लियस से आप दूर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ना खूब इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे तो 0 है, लेकिन जैसे दूर जा रहा खूब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मिलते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप कितना ही प्रयास कीजिएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। मतलब मैं इस जगह को ना ऐसे थोड़ा सा घेर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इस जगह को एक मिनट ऐसे घेर देता हूँ। चलो, तो ऐसे समझो कि यहाँ पे एक सर्कुलर जगह है इस तरीके से, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें ऐसे ड्राइंग, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग स्टिल पे कुछ बन सके तो बना दिया जाए इसको। सर रेड कलर हो जाए, अगर हो जाए तो नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे समझो कि ये इस वाले पॉइंट पे ये कुछ ऐसा हो गया, ये एक सर्कल है, इसको मैं थोड़ा सा shift कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास यहां से यहां तक खूब मिला इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो इस बाउंड्री, ये जो दिख रहा है ना सर्कल का, इस बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसी चीज को बोला नोड, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मिल रहा है, समझो यहाँ पे, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन खूब मिलने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ आते आते 0, फिर इसके बाद फिर खूब मिलने की पॉसिबिलिटी है, फिर एक बाउंड्री आएगा जो ऐसे सर्कुलर होगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0।
फिर इसके बाद खूब इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी आएगी और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाले जो 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जैसे सर्कुलर सर्कुलर जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों को बोला गया कि एक रेडियल डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों को बोला गया कि दीज आर रेडियल नोड्स। तो 3s में आपको कितने रेडियल नोड मिल रहे हैं, 2। अगर 1s होता तो उसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता, क्योंकि 1s सिर्फ एक ऐसा होता। 2s होता तो ये आपके पास ऐसा होता कि एक तो सर्कल होता और उसके अंदर में एक और सर्कल होता। 3s हुआ तो 3s में कहानी हो गई, उसमें तीन आप उसमें आपके पास अंदर में, ये ऐसे हो गया 2s। और ये अगर 3s था तो 3s की कहानी ऐसी थी कि इसमें 3 सर्कल्स थे, एक ये था और एक और सर्कल मान लो ऐसे पकड़ लीजिए। तो मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इधर फोकस किए हुए, मैं देख लूंगा चैट। तो मान लो ये 3s की कहानी ऐसी है, थोड़ा और छोटा कर, ठीक है, ऐसी है, डन है। तो ये आपके पास कहानी है, और यही ग्राफ, अभी आपको ग्राफ में समझाऊंगा, वो ग्राफ यही कहना चाहता है। वो ग्राफ की कहानी ऐसी है, वो यही कहता है कि भैया न्यूक्लियस पे ये था, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़े पॉसिबिलिटी बढ़ी, फिर नोड आ गया खत्म, फिर बढ़ी, फिर नोड आ गया, फिर खत्म हो गया। तो ये 3s हो गया, ये आपके पास 1s हो गया, ये आपके पास 2s हो गया। उसी तरीके से आपके पास p जो होता है, तो p की कहानी ऐसी होती है, मान लो 2p किसी ने बोल दिया, 1p तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहेगा, 1p तो होता ही नहीं है एग्जैक्टली। 2p में आपको पता है 2p में कितने होंगे, तो भैया 2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो गया 0। 2p में कोई नोड नहीं होगा रेडियल। रेडियल का मतलब होता है सेंटर से आप चल रहे हैं इस साइड में तो आपको नोड दिख रहा है, ठीक है, कोई रेडियल नहीं। अब आपको बोलता है कि भैया 3p में कितना होगा, तो 3 माइनस 1 तो दैट विल बी 1। तो एक 3p में नोड ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब आप न्यूक्लियस से चलिएगा तो यहाँ पे खूब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी, यहाँ जाके 0, फिर खूब मिलने की पॉसिबिलिटी, फिर 0। समझ में आ रहा है क्या कहानी, थोड़ा बहुत जो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये ठीक है, चलेगा, चल बढ़िया। तो अब इसी तरह के ग्राफ के बारे में ना थोड़ी बहुत चर्चाएं होती हैं। तो देखो ये सारे ग्राफ्स हुए, अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर जस्ट अभी आपने ध्यान रखा तो देखो यहाँ पे जस्ट मैंने जो आपको बताया था, ये देखो ये किसके लिए, 2s के लिए, हाँ 2s के लिए। तो 2s के लिए क्या होता है, उठा गिरा खत्म। देखो इस चीज को देखो, उठा गिरा उठा, यहाँ पे जाके खत्म। तो ये कैसी कहानी है, 2s देखो ऐसा मान लो था, 2s ऐसा था, इसके अंदर में एक ऐसा रेडियल नोड था, एक ही रेडियल नोड था, ये वाला बात खत्म हो गया। तो इस वाले जगह पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ तो इसकी बाउंड्री खत्म हो गई, यहाँ तो मिलने की कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं। तो 2s को अपने पास कितने नोड मिले, एक नोड मिल गया, डन है क्या मामला। तो बेसिकली आप ग्राफ को भी देख के नोड बता सकते हैं कि नोड कितना होगा, आप फटाफट से देख के बता सकते हैं, डन है क्या। सर यही वाला एक बार ग्राफ बता दीजिए दोबारा। चलो मैं वापस से समझाता हूँ ये ग्राफ, ठीक है। देखो ये 2s था, 2s की कहानी कैसी होती, एक ऐसे s हुआ, सेंटर है, यहाँ से आपको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ खत्म, फिर मिलेगा यहाँ खत्म, और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा ऐसे। डन है क्या बेटा, यस सर। यस। चलेगा। देख लो एक बार, ये कहानी क्लियर है नहीं है, नोड वोड वाली कहानी जो है, ये अच्छा, सर Clear जो है सर सर। बाउंड्री बनाई है वहीं पर नोड है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधे सीधे तौर पे ये समझो कि जहां पे ये टच कर रहा है एक्सिस को, दैट पॉइंट इज बेसिकली नोड। कहने क्या, स्टार्ट नहीं देखना है, स्टार्ट पे नोड क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां से तो स्टार्ट ही हुआ, तो स्टार्ट पॉइंट को नोड हम नहीं कहते। रेडियल नोड की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये रेडियस डिपेंडेंट है, इसलिए रेडियल नोड है। कितने सेंटर से दूर जाए जा रहे हैं तो हमको नोड मिल रहा है। एंगुलर नोड अगले क्लास में बात करेंगे, एंगुलर नोड क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये पी है, तो ये जो पी का जो शेप है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ का जो ये प्लेन है, इस प्लेन को बोलते हैं दिस इज द नोडल प्लेन। कौन सा नोडल प्लेन, तो दिस इज द नोडल प्लेन, जिसके वजह से आता है अपने पास एंगुलर नोड। एंगुलर नोड बेसिकली कुछ और नहीं है, एक प्लेन जो किसी भी ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता हो जहां पे कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो। एस में तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एस में तो आप कोई ऐसा प्लेन बना ही नहीं सकते जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन पी में बन सकता है, तो पी में हम बोलते हैं एक नोडल प्लेन है, डी में हम बोलते हैं 2 नोडल प्लेन है। चलेगा क्या, अच्छा बात करेंगे अगले क्लास में। इसी को बोलते हैं सर नोडल प्लेन, कॉनिकल को नोडल बोलते हैं प्लेन। एंगुलर नोड। बोलो फिर से, यस।
ठीक है, चलो done। कोनिकल नोडल प्लेन क्या होता है? फिर से बोलो। कोनिकल नोडल प्लेन। कॉनिकल नोडल प्लेन, ये फिर देखो ये वाली चीज मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से शायद यही वाला है कॉनिकल नोडल प्लेन का मतलब। बाकी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तुम किस टर्म में बोलो, पूरा स्टेटमेंट बताओगे? सर कोई एफ ब्लॉक में या मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन उनमें ही होता है, एक ही में होता सर Conical- dz स्क्वायर में होता है ना शायद। होता है। मुझे एक बार बता देना, मुझे ध्यान में शायद कर रहा है कॉनिकल नोडल प्लेन के बारे में, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चलेगा? चलो, अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके डन। इसके बारे में कह रहे हो क्या? यस सर यही बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बारे में कह रहे हो? है। या चलो ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, चलो डन है। ठीक है, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसका एक कहानी पे बात करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय।